वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, जैसे कि आपका चल ही रहा था। और आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से देखते हैं, पहले देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5। इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग ये समझ पाएंगे कि आने वाले क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। और एग्जाम्पल नंबर 3 हमें बोलना क्या चाह रहा है, मतलब बताना क्या चाह रहा है। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। अब बच्चों, फैक्टराइजेशन देखो, मैं आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर से फैक्टराइजेशन आ गया है। और एक चीज़ और मैं आपको इस क्वेश्चन से बताना चाहूँगा, जहाँ पर भी ये आपको बताया जाए या पूछा जाए कि फाइंड द रूट, तो वहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन करना होगा। अब फैक्टराइजेशन जिन बच्चों को याद होगा वो इजीली कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं होगा तो वो लोग वीडियो के साथ बने रहें। तो देखिए जल्दी से कैसे होगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, वो हमारे पास ये गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब आपको याद होगा कि लास्ट वाला नंबर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 इंटू 2 होता है 6। अब इस 6 का हमें क्या करना है, इस 6 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो निकालते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये जो फैक्टर्स आ गए मेरे पास 2 और 3 ही आए हैं, वापस घूम कर मेरे पास ये 2 और 3 आए हैं। तो मुझे किसी भी तरह से इन दोनों को या तो प्लस करना है या माइनस करना है, मुझे कुछ भी करना है। और मुझे ये 5x बनाना है, लेकिन 5 बनाना है, लेकिन ये 5 माइनस का है। अब मुझे इतना तो पता है कि 2 और 3 को प्लस करूँगा तो वो 5 बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस का 5 है। तो माइनस का 2 और माइनस का 3 रखूँगा तो शायद ये -5 बन जाएगा। तो -2x और -3x मैंने यहाँ पर इसके प्लेस पर रख दिया। उसके बाद ये स्टार्टिंग के दो नंबर्स, इनमें देखते हैं कॉमन क्या आ सकता है। तो मुझे एक तो 2 कॉमन दिख रहा है, दूसरा नंबर जो अगर मुझे कॉमन दिख रहा है वो है x, तो मैंने 2x को कॉमन ले लिया। वहीं लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनमें क्या कॉमन आ सकता है, तो मैं ज़रा गौर कीजिए क्या कॉमन आ सकता है। तो 3 और 3x, तो इनमें कॉमन मुझे माइनस का 3 दिख रहा है। और अब यहाँ पर माइनस का 3 क्योंकि कॉमन ले लिया है, तो ये यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था। अब आप बोलोगे सर ये क्यों किया। आप देखो, अगर -3 को दोबारा से मैं मल्टीप्लाई अंदर की ओर करूँगा तो ये -3 हो जाएगा। और अगर -3 की मल्टीप्लाई -1 से हुई तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। तो -3x प्लस 3, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है। अब देखो दोनों तरफ अगर आप देखो तो x-1 और x-1 दोनों तरफ आ रहे हैं। तो x-1 और x-1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो बचता है वो है, एक तो है x-1 और दूसरा है फैक्टर 2x-3। तो अगर मैं 2x-3 के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो 3 यहाँ पर माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो गया। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 3/2। वहीं x की वैल्यू दूसरी ओर देखते हैं, x-1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो -1 उधर जाके प्लस का हो गया। तो ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है 1। तो दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ रही है। तो हो गया भाई, काम हो गया ना। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये फैक्टर कर दिया और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी मैं ले आया हूँ, x की वैल्यू। फाइंड द रूट मुझे कहा था और फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा था, तो दोनों तरीके से मैंने मतलब एक ही तरीका है वो मैंने कर दिया। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए फाइंड द रूट का मतलब होता है कि आपको x की वैल्यू बतानी है। अब x की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। एक तो होता है फैक्टराइजेशन, जो हम इस एक्सरसाइज में पूरी की पूरी करने वाले हैं, और दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे यूज़ होगी वो हम एक्सरसाइज 4.3 में करेंगे, लेकिन फिलहाल 4.2 में फैक्टराइजेशन ही हमें करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है देखते हैं। हमारे पास गिवन है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने रख दी। अब 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 6 से करेंगे तो वो 12 आएगा। 2 6 होता है 12, और 12 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना शुरू कर देंगे। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3।
अब मुझे कुछ भी इन फैक्टर्स को लेना है, कुछ भी करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है, लेकिन मुझे क्या बनाना है, मुझे ये मिडल स्प्लिटिंग टर्म मतलब ये मिड नंबर बनाना है, और इसको मिडल स्प्लिटिंग टर्म भी कहा जाता है। और अब देखते हैं कैसे हो सकता है ये। तो मेरे माइंड में ये आ रहा है 2 2 होता है 4, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, और 4 को अगर मैं माइनस का 3 करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर माइनस का 1 आ रहा है। अब माइनस का 1 बनाने के लिए माइनस का 4 रखता हूँ, प्लस का 3 रखता हूँ, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर। उसके बाद शुरू के 2 नंबर्स में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, एक तो 2 कॉमन आ सकता है, दूसरा आ सकता है x। 2 और x को कॉमन लेने के बाद अंदर बचता है 3x - 2। वहीं दूसरी ओर कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, और प्लस का 1 कॉमन लेने के बाद ये भी बचता है 3x - 2। तो यहाँ पर हमारे पास 3x - 2, 3x - 2, इसको भी कॉमन ले लो। जब हमने इसको कॉमन लिया तो ये बचता है 2x + 1 और 3x - 2। तो अगर हम 2x + 1 रखेंगे तो ये प्लस का 1 दूसरी ओर माइनस का हो गया, 2 का मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड हो गई, तो ये आ गया x की वैल्यू -1/2। वहीं दूसरी ओर 3x - 2 को रखेंगे तो माइनस का 2 उधर प्लस का हो गया, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई दूसरी ओर डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ये रूट आ चुका है, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है, और हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर दिया है फैक्टराइजेशन से। और ये मैं दोबारा बताता हूँ कि जब भी हमसे कहा जाए फाइंड द रूट, यानी x की वैल्यू बतानी है, और वो x की वैल्यू आपको कैसे बतानी है, या तो वो आपको या तो वो आपको x की वैल्यू फैक्टराइजेशन करके बतानी है, या फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लगाते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग जो चल रहे हैं वो फैक्टराइजेशन में चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, देखते हैं क्या है उसमें। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 में, और एग्जाम्पल नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है देखते हैं। यहाँ पर लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2x √6x + 2 = 0। अब कुछ बच्चों को तो डायरेक्ट सी बात का लग जाएगा कि यहाँ पर √6 आ रहा है। ये √6 का क्या सीन है सर, कैसे आएगा, क्या करेंगे, बहुत कुछ आ रहा है। अरे भाई घबराओ मत, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख दो, उसके बाद आप जो करना है करो। तो देखो 2 3 होता है 6, और 6 का फैक्टर अगर हम निकालें तो 2 3 6, 3 1 3। ये हम पीछे भी कर चुके हैं अभी एक एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो देखते हैं क्या बन सकता है। अच्छा, मैं 3 को प्लस करता हूँ 2 से तो वो 5 बन रहा है, और 3 को माइनस करता हूँ 2 से तो वो 1 बन रहा है। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई यार, मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, मुझे बनाना है माइनस का 2√6, और माइनस का 2√6 तो बनने से रहा है। यहाँ पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, यहाँ पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये तो 5 आ रहा है या 2 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है, मुझे जो चाहिए वो तो आ ही नहीं रहा। तो प्रॉब्लम ये है, करें तो करें क्या, और मुझे कैसे इसको एडजस्ट करें देखते हैं। तो ये तो बड़ी गतिविधि हो चुकी है, बड़ी मसलहत में फंस चुके हो, कैसे होगा, किस तरह होगा, ज़रा दिमाग पे ज़ोर डालो। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लास 9th की ओर दोबारा से लेके चलता हूँ। वहाँ पर आपने एक चैप्टर पढ़ा था, रेशनल और इरेशनल नंबर। इरेशनल और इरेशनल नंबर जो चैप्टर था, वहाँ पर आपने एक चीज़ और समझी थी कि अगर हम √6 की मल्टीप्लाई √6 से करते हैं तो वो 6 आता है। तो इसका मतलब ये √6 भी इसका फैक्टर हो सकता है। तो अगर मैं इस 6 को दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन में रखूं तो √6 की मल्टीप्लाई √6 से करूंगा तो 6 आएगा, और √6 की मल्टीप्लाई फिर से 1 से करता हूं तो वो √6 आएगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर मेरे पास जो आया है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फैक्टर्स जो आए हैं वो √6 और √6 आए, और √6 और √6 को अगर मैं प्लस करूँगा तो वो देखो 2√6 अपने आप बन गया, और 2√6। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये √6 जो है -2√6 ये माइनस का है। अब माइनस का 2√6 कैसे बनाएं, तो माइनस का 2√6 बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो देखो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो एक काम करते हैं, माइनस का √6 और माइनस का √6 रख देते हैं, और ये उठाकर यहाँ पर पटक देते हैं, देखते हैं क्या आ सकता है और क्या कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने वाली कोई चीज़ नज़र आ रही है?
मुझे तो नहीं आ रही है, आपको आ रही है नज़र? आपको भी नहीं आ रही होगी जब मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, √6 क्या होता है? √6 होता है √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो वो √6 आएगा, यानी 3 2 6 होता है। और इसी तरह से ही ये √6 आ जाएगा। ये भी आपने रेशनल नंबर में पढ़ रखा है कि रूट की रूट से मल्टीप्लाई हो सकती है। उसके बाद √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो वो आपका 3 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों में से कुछ देखता हूँ कि कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो वो √3 है। और अगर मैं इन दोनों में से √3 कॉमन लेता हूँ तो पहले वाले नंबर में √3 बचेगा, तो दूसरे वाले नंबर में √2 बचेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो दोबारा अंदर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। देखिए √3 की √3 से करेंगे तो 3 आएगा, और √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √6 आएगा। क्या यही आ रहा है? उसके बाद आप क्या करिए, √6, अब देखिए 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो ऐसे में अगर हम यहाँ √2 कॉमन ले लें तो बचता क्या है, √3x माइनस √2। अब ये माइनस क्यों बचा भाई? माइनस भी तो कॉमन लिया गया। अब ये नंबर अगर दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या? अब देखिए दोनों तरफ एक ही सेम तरह का नंबर आ रहा है, यानी √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2, इसको भी कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये दो इक्वेशंस बच रही हैं, या तो √3x माइनस √2 या √3x माइनस √2, है तो दोनों एक ही, और एक ही तरह से दोनों का सॉल्यूशन होगा। √2 यहाँ पर माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। वहीं √3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आ चुका हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 में। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में मुझे क्या बताया गया है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। अब आप लोग बोलोगे ये सेक्शन 4.1 क्या है? भाई ये आपका पहला पेज जो था, इस चैप्टर का पहला पेज अगर आप ओपन करेंगे वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पर एक हमें रेक्टेंगल गिवन था, और यहाँ पर अगर आप इधर की साइड सब कुछ पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें गिवन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फॉर इंस्टेंस सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट 300 स्क्वायर मीटर। तो ये तो सब मतलब चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करने के लिए सब कुछ बताया गया था। आप फ़िलहाल में इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बता दूं कि यहाँ पर हमें एक कारपेट गिवन है, और इस कारपेट की लेंथ और ब्रेथ भी हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। जैसे कि यहाँ पर लेंथ गिवन है कि वो है 2x + 1, और इसकी ब्रेथ हमें गिवन है x। और यहाँ पर बताया गया है कि इस कारपेट का जो एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर माना जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब पूछा जा रहा है कि बताइए उस कारपेट की लेंथ और ब्रेथ होगी कितनी, मतलब ब्रेथ कितनी होगी, मतलब उसकी एक तरह से आपको मेज़रमेंट पूछी गई है, डायमेंशन पूछा गया है। तो कहने वाली बात यह है कि जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमें पता है कि जैसे कि हमें एरिया गिवन है, और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ के नाम पर तो मेरे पास यहाँ पर है 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय x, और वहीं ब्रेथ के नाम पर खाली x है। अब ये x जो है अगर अंदर की ओर मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2x की मल्टीप्लाई x से होती है तो वो 2x² आ जाएगा, और x की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो वो x आ गया, यानी 2x² + x। अब ये 300 जो इधर प्लस का है दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। 300 जैसे ही माइनस का हुआ तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब जैसे कि हम पीछे के जितने भी क्वेश्चंस को करते हैं सेम वही काम आपको अभी भी करना है, तो कर लीजिए। 300 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, तो यानी कोफिशिएंट ऑफ x² की मल्टीप्लाई हम लोग कांस्टेंट नंबर से करते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 300 से करेंगे, वो हमारा 600 आएगा। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे शायद इसमें माइनस भी लगेगा, लेकिन इसमें माइनस का कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एक्चुअल नंबर चाहिए। 600 हमारा आ चुका है।
अब 600 का हम लोग शुरू कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, जिन बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं आता वो लोग हमारी ये वीडियोस देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद आते हैं तो 3 2 होता है 6, और फिर इसके बाद आगे चलते हैं 2 से ही इसको आगे चला लेते हैं। जैसे 2 1 होता है 2, फिर उसके बाद 100 को अगर हटाना हो हमें तो 250 से होता है। फिर उसके बाद 2 × 25 भी 50 होता है। उसके बाद 5 के टेबल में ही 25 आता है, यानी 5 5 25 और 5 1 5। तो ये आपके पास आपका सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब बात ये है कि हमें जो मिडल टर्म निकालना है वो हमारे पास यहाँ x है, यानी 1 होना चाहिए। तो 2 × 2 × 2 यानी 8 होता है, और 8 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूँ तो वो 24 आ जाएगा। 5 5 होता है 25। तो एक तरफ मेरा 25 है, एक तरफ मेरा 24 है। तो 25 में और 24 में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा 1 आ जाए, और वो भी प्लस का। तो इजी है यार, 25 को माइनस करते हैं 24 से तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये 25x माइनस 24x हम रख देंगे। तो क्या 2 और 25 में कुछ कॉमन लिया जा सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। वैसे x तो कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाते हैं, इन दोनों की जगहें बदल देते हैं। तो बदलने के बाद अब क्या 2 और 24 में कुछ कॉमन लिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। 2 को कॉमन लिया जा सकता है और x को भी। जैसे ही 2x को हमने कॉमन लिया तो अंदर की ओर बचता है x और -12, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों 2 × 12 होता है 24। वहीं 25 में भी कुछ कॉमन लेते हैं। 25 और 300 में अगर हम कुछ कॉमन ले लें तो क्या आ सकता है? तो आपको बच्चों जैसे कि 25 का अगर टेबल आता होगा तो 25 × 12 होता है 300, और 300 से जब हमने 25 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी -12 बचेगा। इसके बाद x -12 और x -12 दोनों तरफ हैं, तो x -12 को भी कॉमन ले लो और आपके पास बचता है 2x + 25 और x -12। तो इन दोनों में से एक को हमें बताना है कि वो हमारी डायमेंशंस कितनी है, यानी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। अब अगर हम 2x + 25 को रखें तो 2x + 25 रखने पर हमें पता चलता है कि अगर ये प्लस का 25 है दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो यहाँ पर -25/2 आ रही है। अब बच्चों एक बात तो आप ज़रा सोच कर बताइए, समझ कर बताइए, खुद ही सोचिए इस बारे में कि क्या लेंथ या फिर ब्रेथ कभी माइनस में आ सकती है? लेंथ या ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और क्योंकि लाइन का काम होता है सीधे चलना और लाइन हमेशा हमारी पॉजिटिव आती है, तो लेंथ और ब्रेथ हमारी पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारा आंसर नहीं आ सकता, यानी हमारा ब्रेथ x नहीं हो सकता। वहीं पर अगर हम देखें x -12 को हम 0 रखें तो x, अगर ये -12 इधर माइनस का है दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 12 आ सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है, x की वैल्यू 12 आ सकती है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ब्रेथ हमारी इसका मतलब 12 हुई। वहीं लेंथ को अगर हम देखें तो ये 2x + 1 थी, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 12 से करूँगा 2 × 12 + 1 तो 24 आएगा। 24 + 1 25 होता है, यानी मेरी लेंथ जो है वो 25 है और मेरी ब्रेथ 12 है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, समझ में आ चुका है, तो कहानी को यहीं पूरी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग आंसर एग्ज़ाम्स में आंसर अच्छे से लिख पाओगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारी वीडियोस के साथ ऐसे ही बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम इसी तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। हर क्वेश्चन को NCERT के हर एक क्वेश्चन और आंसर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आंसर से, हर एक सॉल्यूशन से हम डिस्कस करेंगे, हर थ्योरम पढ़ेंगे। आप लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।